तो ऐसा काम जो एक ख़ास वक्त से मुसलसल जारी हो, मतलब ये काम जो है ये एक माजी में कहीं हुआ होता है, माजी के किसी वक्त में, और हाल के अंदर ये जारी होता है, और ये कोई पता नहीं होता कि कब तक जारी रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसमें जो है ना, वक्त, टाइम जो है वो लाजमी दिया हुआ होगा, चाहे वो एक स्पेसिफिक टाइम हो। ठीक है जी, स्पेसिफिक टाइम, या काम के शुरू होने का वक्त हो। ठीक है जी, दोनों तरीकों से। या तो वो हमें बताएगा कि सुबह से, शाम से, 2012 से, या फिर जो है वो हमें कोई एग्जैक्ट टाइम बता देगा, 8 साल से, 10 साल से, 6 माह से, 5 मिनट से। तो ये बेसिकली वक्त का तयन साथ जरूरी होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस टेंस की हमारे पास दो किस्म की पहचान है। एक जो है वो वक्त का तयन, मतलब वक्त बताया जाता है हमें कि इस वक्त से जो है काम शुरू है। दूसरा जो है वो काम मुसलसल जारी होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में, तो ऐसा काम जो एक खास वक्त से मुसलसल जारी हो, वो वक्त जो है माजी का होगा, जाहिर सी बात है। अब जब हम बात कर रहे हैं जो काम शुरू होने का वक्त है, वो जाहिर सी बात है पीछे है, माजी में है। तो माजी से काम स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक जारी है। माजी से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स कि माजी का वक्त, टाइम जो है हमें बताया जाएगा। तो आप इसको टाइम या वक्त का तयन जो आप मर्जी आए कहें। तो ये हम इसके लिए इसकी तारीफ इस तरह करते हैं, और इसके ये दो आप कह लें कि इसकी निशानियां हैं, या आप इसकी पहचान में भी यही कर सकते हैं कि एक तो जो है इसके उर्दू में फिकरात के आखिर पे जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं। और एक मैंने आपको जारी की पहचान बताई थी, अगर आपको याद हो, कि काम मुसलसल जारी होता है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है वक्त का तयन, वक्त का तज़किरा। ठीक है, मतलब आप कह लें कि वो माजी में जो है वो आपका काम स्टार्ट हुआ है, जो अब जारी है। तो यहाँ तक आप कह लें कि इसकी आपकी पहचान हो गई। उर्दू में आपके कई फिक्रे हो सकते हैं कि जी वो 2 साल से पढ़ा रहा है, अकरम 6 माह से काश्तकारी कर रहा है, नदीम 2 बजे से मैच देख रहा है, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है जी, 6 घंटे से मुसलसल पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। तो मुख्तलिफ जो है फिक्रात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि हमने कहा कि जी मिसाल के तौर पे फिक्रा है कि अली 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब अली पढ़ रहा है, ये तो फिक्रा जारी का हो गया, लेकिन साथ हमने देखा कि 2 घंटों का तज़किरा है, वक्त का तज़किरा है। तो ये जो वक्त का तज़किरा है ना, इसको ये बनाता है मुकम्मल जारी। अगर वक्त का तज़किरा नहीं होगा तो ये फिर सिर्फ जो है आपका जारी होगा, मुकम्मल जारी नहीं होगा। मुकम्मल जारी होने के लिए क्या चीज़ दरकार है हमें? वक्त का तज़किरा होना ज़रूरी है। अगर वक्त का तज़किरा नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फ़िलहाल मुकम्मल का, फ़िलहाल मुकम्मल जारी का, या किसी भी मुकम्मल जारी का। माजी का होगा तो जाहिर सी बात उसमें था ही आएगा, यानी कि पास्ट के जो की वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल होंगे, लेकिन मुकम्मल जारी में वक्त का तज़किरा होगा। फ्यूचर में भी जो है, फ्यूचर के की वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, विल, शैल या गा, गी, गे, वो इस्तेमाल होंगे। बाकी हमारा जो है सेम इसी तरह होगा, वक्त का तज़किरा उसमें किया जाएगा और फिक्रा जारी होगा। आम जारी से जो है मुकम्मल जारी सिर्फ इसी बेस पे डिफरेंट है कि मुकम्मल जारी के अंदर वक्त का तज़किरा होता है और सिर्फ जारी के अंदर वक्त का तज़किरा नहीं होता है। मतलब आप कहते हैं कि बारिश हो रही है, ये पास सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। और अगर आप कहते हैं कि जी 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का
फिक्रा है। अब फर्क सिर्फ वक्त का है, एक में वक्त है, एक में वक्त नहीं है। जिसमें वक्त का तज़किरा है बुनियादी तौर पर वो फिक्रा मुकम्मल जारी का है, और जिसमें वक्त का तज़किरा नहीं है वो सिर्फ जारी का है। आई होप इसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम इसका देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। अब जब हम इंग्लिश में फिक्रा बनाते हैं तो सबसे पहले हम, आपको पता है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या हैव इस्तेमाल होंगे, और इनके साथ बीन इस्तेमाल होगा। आप इसको हैज बीन हैव बीन भी कर सकते हैं, अगर इकट्ठा करते हैं अलग अलग करते हैं तो ये कर सकते हैं। फिर इसमें वर्ब आएगा। वर्ब की हमने आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या आप आई एन जी फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब। इसके बाद आपने फॉर या सिंस का इस्तेमाल करना है। फिर आपका जो टाइम है आपने वो लिखना है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है फिक्रा आपने बनाना है। ये आपका बुनियादी तौर पे फिक्रा बनाने का तरीका है। ये आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब हम देखते हैं कि हैज बीन, हैज या हैव कर लें, बीन सबके साथ लगेगा। तो हैज हैव आप देख लें किस किस के साथ लगता है। ये पिछले टेंस में भी हमने पढ़ा था, आई होप को आपको याद होगा। हैज जो है ही, शी, इट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है जी। थर्ड पर्सन सिंगुलर, मसलन अली, अकरम, कोई भी इट की जगह जो सिंगुलर आएंगे। ठीक है जी। वाहिद। इनके बाद हमने हैज लगाना है, और फिर बीन आ जाएगा तो इट मीन्स के आप हैज बीन भी कह सकते हैं कि हैज बीन इनके बाद लगेगा। अच्छा जी। अब देखते हैं हैव, आई, वी, यू, दे, या, जमा। इनके बाद हमने क्या लगाना है जी? हैव लगाना है। आप इसको हैव बीन भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये है, ये था हमारा हैज या हैज बीन और हैव बीन का फर्क। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि वो 2 घंटों से पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग आएगा या स्टडिंग आएगा जी? वो 2 घंटों से एक किताब पढ़ रही है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगी। रीडिंग आएगा या स्टडिंग आएगा? वासे किताब, वो किताब पढ़ रही है जी। यस, रीडिंग, बिल्कुल जी। रीडिंग रीडिंग ठीक है जी। अगर हम कहें कि जी वो 6 साल से फलां स्कूल में पढ़ रही है तो फिर क्या आएगा जी? फिर स्टडिंग आएगा। अच्छा जी। शी हैज बीन आ जाएगा। रीड है तो रीड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी या आई एन जी फॉर्म है, तो शी हैज बीन रीडिंग। अब हमने लगाना है फॉर या सिंस। तो अब फॉर या सिंस देख लेते हैं, ये फिक्रा बाद में मुकम्मल हम करेंगे। फॉर या सिंस। अच्छा जी। जब कोई हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होगा ना, जिस तरह 2 घंटे, 4 घंटे, 6 मिनट, 5 मिनट, तो फिर हम फार लगाएंगे। और जब काम के शुरू होने का वक्त बताया जाएगा, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है जी, कि किस वक्त काम शुरू हुआ है, सुबह से 6 बजे से 1995 से, ठीक है, तो फार सिंस इस्तेमाल होगा। और एग्जैक्ट टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप
फार इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे 5 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, 10 घंटे, 10 साल, 6 माह, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक स्पेसिफिक या एग्जैक्ट कह लें, ठीक है। तो इसके लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं। और जब काम के शुरू होने का वक्त बताया जाए, मसलन सुबह से, शाम से, 2 बजे से, ठीक है, 2:30 बजे से, 1990 से, ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग टाइम है। इसका एक और कुलिया भी है कि जब हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम हो, जिसको हमें गिनने की जरूरत ना पड़े, मतलब जब आप बात कर रहे हैं ना तो आपको पता हो, कैलकुलेशन आपके सामने हो। ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम कैसे होगा जी? जिस तरह है 2 आवर्स। अब 2 घंटे हमें गिनने की तो जरूरत नहीं है ना, हमें पता चल गया कि कितने घंटे हैं जी, 2। इसी तरह हमें मिसाल के तौर पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम का हमें पता चलता है कि जी 6 आवर्स। अब ये भी एक हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम है। 20 ईयर्स, ठीक है, ये भी कैलकुलेटेड टाइम है, हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया ये ऑलरेडी गिना गिनाया टाइम है जी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और जब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा उसके साथ हम लगाएंगे फार, ठीक है जी। फार हम लगाएंगे ऑलरेडी कैलकुलेटेड के साथ। ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम के साथ हम इस्तेमाल करेंगे फार। लेकिन जब हमने बात की है और हमें वक्त को काउंट करना पड़ गया है, कि हमें मतलब देखना है कि कितने साल हैं या कितना टाइम हो गया है जब से ये काम शुरू हुआ है, तो फिर फार लगाना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी 1995 से वो इस मकान में रह रहा है, तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम तो नहीं है ना, हमें टाइम टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने मिसाल के तौर पे 1995 की बात की है, अब है जी 2023, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि जी अब कितने साल हो गए हैं जी। ये 10, 20, 30 और 30 में से 2 गए, 28 साल हो गए हैं उसको यहाँ रहते हुए। मतलब इसको हमने काउंट किया है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड नहीं था, हमने इसको कैलकुलेट किया है, फिर हमें पता चला है कि वो 28 साल से रह रहा है। लेकिन हमारे फिक्रे में बात 1995 की हुई है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम नहीं है, 28 साल कैलकुलेटेड है। अगर 28 साल इस्तेमाल होगा, फार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर 1995 होगा, इसको तो हमें गिनना पड़ेगा ना कि अब तक कितना अरसा हुआ है, तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्तलिफ कुलिये हैं सिंस और फार को याद करने के लिए, याद रखने के लिए। अगर हम कहते हैं कि जी सुबह से बारिश हो रही है, अब सुबह मिसाल के तौर पे आपके नज़दीक जो है 8 बजे है, 7 बजे है, 6 बजे है, 6 बजे से अब तक कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम। एक बंदा कहता है जी 6 घंटों से बारिश हो रही है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम है। तो इस तरह जो है वो सिंस और फार इस्तेमाल होगा। हमारा फिक्रा था कि वो 2 घंटों से एक किताब पढ़ रही है, तो हमारे पास जो फिक्रा है उसमें हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम है या एक स्पेसिफिक टाइम है, इसके लिए हम फार इस्तेमाल करेंगे। शी हैज बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है जी। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी लगाना है, सॉरी जी भूल गया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फार लगा देना है, फार 2 आवर्स। आपने इस तरह टू लिखना है, इस तरह नहीं लिखना जी, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपने पूरी स्पेलिंग में लिखना है, जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। अच्छा जी, इस तरह हमने जो है अपने फिक्रे बनाने हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम इनके नेगेटिव भी देखेंगे। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर 3 घंटों से तकरीर कर रहा है। कौन बनाएगा जी ये सेंटेंस? जरा ट्राई करें जी। यस, हाँ ठीक है, यही फिक्रा ठीक है। वो और लिखना चाहते हैं तो कर दें कि जी वजीर आजम 2 घंटों से कार चला रहा है।
अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर हैज बीन स्पीचिंग। नहीं नहीं, स्पीच, बेटे स्पीच वर्ब नहीं है आतिफ। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स, ठीक हो गया जी। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एड्रेसिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक हो गया जी। गिविंग स्पीच भी कर सकते हैं, मेकिंग स्पीच भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कई तरीकों से हो सकती है। तो हम देख लेते हैं जी ट्रांसलेशन, के वजीर आजम 2 घंटों से कार चला रहा है। मुल्क तो चलता नहीं है ना जेल से। तो प्राइम मिनिस्टर, आप लिख सकते हैं पीएम इज, सॉरी, पीएम हैज बीन, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएम के साथ जो है वो हैज बीन आएगा, क्योंकि पीएम जो है वो सिंगुलर है। पीएम हैज बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स। इसी तरह अगर होगा कि प्राइम मिनिस्टर 2 घंटों से तकरीर कर रहा है, पीएम हैज बीन मेकिंग या गिविंग स्पीच फॉर 2 आवर्स, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। हमने हैज़ बीन इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि पीएम जो है सिंगुलर है। और फिर हमने फार इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है या ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने इसका नेगेटिव, अच्छा हैज़ बीन वाला भी बना देते हैं कि जी मैं 2 घंटों से, सॉरी, मैं 6 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस 6 o'clock। ये जी हम 6 o'clock, 6 o'clock लिखा है, तो ये कोई बता दे जी ओ क्लॉक क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नो आइडिया जी, बता दें। अच्छा, कोई और देखें, शाबाश। शायद ये कंप्लीट और, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे ठीक कह रहे हैं, मतलब अगर जो पूरे 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, मसलन 6 बज के 10 मिनट हैं, तो फिर हम वो क्लॉक नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ना, जो हमारे मुकम्मल आर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे
12 के ऊपर दोनों सुइयां इकट्ठी होती है, सॉरी एक सुई जो बड़ी वाली सुई होती है, जब ना जो है वो हमारे पास पूरे 6 बजे से या 7 बजे से टाइम ऊपर या कम नहीं होता है, तब हम वो क्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रिसाइज आवर्स इनको बोलते हैं जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इनका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाना भी बिल्कुल जो है वो आसान है। हमने हैज बीन और हैव बीन के दरमियान जो है वो नॉट लगा देना है। हैज बीन या हैव बीन, इनके दरमियान हमने नॉट लगाना है। बड़ा सिंपल सा है। हैज बीन या हैव बीन, इनके हमने दरमियान में नॉट लगा देना है। बाकी हमने सेंटेंस उसी तरह जो है लिख देना है। बाकी जब हमने क्या कहते हैं, हमने सवालिया फिक्रा बनाना है, तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक हो गया जी। और एक मिनट जी, अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे। बाकी फिक्रा हम उसी तरतीब के साथ लिख देंगे। ठीक है जी। फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर हम अपना जो टाइम है वो लिख देंगे। अगर वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर मतलब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसके लिए आप एक सेंटेंस बनाएं जी। इकराम 2 घंटों से इम्तिहान दे रहा है। क्यों इम्तिहान दे रहा है, ये हमने सवालिया बनाना है कि इकराम 2 घंटों से क्यों इम्तिहान दे रहा है। हाँ, एएम करना है ना, तो फिर वो उस टाइम से पहले एट लगा देंगे, at 6 AM। फिर वो क्लॉक की जरूरत नहीं है। 7 PM 6 PM ये भी लिखा जाता है, मॉडर्न में लिखा जाता है। इसका है जी, इकराम 2 घंटों से इम्तिहान क्यों दे रहा है। ठीक है जी। इकराम 2 घंटों से इम्तिहान क्यों दे रहा है। अच्छा जी, मैं बनाता हूँ, फिर आप अपना देख लीजिएगा जो आपने बनाया है। अब क्योंकि इंग्लिश तो हो गई जी, वाई। अब इकराम वाहिद है, तो इकराम के साथ हैज आ जाएगा। वाई हैज इकराम, इकराम का आई बड़ा, वाई हैज इकराम बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया जी। और आखिर पे हमने सवालिया निशान लगाना। अच्छा जी, इम्तिहान देना, जब हम इम्तिहान दे रहे होते हैं ना जी, तो इसके लिए हम टेक एग्जाम लगाते हैं, गिव एग्जाम नहीं होते जी।
एक्चुअली वो हमारा इम्तिहान होता है ना, वी आर एक्चुअली टेकिंग आवर एग्जाम। अब हम देखते हैं जी करेक्शन। करेक्शन आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। करेक्शन का सीएसएस में जो है 10 नंबर का, और बाकी वन पेपर एमसीक्यूज में जो है कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन लाजमी है कि जी 2 से 3 नंबर। और एफपीएससी का जो एफआईए का पेपर होता है उसमें हमारे पास 2 से 3, 4, 5 इतने जो है वो करेक्शन के आ जाते हैं क्वेश्चंस। मतलब 5 तक जो है ना वो क्वेश्चन हमारे पास करेक्शन से आ जाते हैं। 1 मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। तो हमारे जो वन पेपर हैं जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश आती है ना जी, उसमें करेक्शन के जो है वो 2, 4, 5 यहाँ तक जो है वो पक्के आते हैं। बाकी जो सीएसएस का है इंग्लिश का पेपर, उसमें 10 नंबर की जो है वो करेक्शन लाजमी आती है। इसके अलावा जो है आपको सही इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। उसमें जो है हम बाज़ औक़ात जो है वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंजंक्शन की। जब हम नॉट ओनली लगाते हैं ना, तो नॉट ओनली के बाद हमने हर हाल में ना बट आल्सो लगाना होता है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ बट लगा देते हैं। नॉट ओनली करप्शन बट इलिटरेसी इज द मेन रीजन ऑफ पाकिस्तान, कह लें जी, फेलियर तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान पुअर परफॉर्मेंस। अब बट सिर्फ लगाया, लेकिन होना क्या चाहिए, बट आल्सो। तो इस तरह जो है हम कई गलतियां करते हैं करेक्शन में। तो आज हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। करेक्शन स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। पहला पहला जो है हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद ये है कि जो हमारा वर्ब है, ठीक है जी, वर्ब से मुराद आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब से मुराद जहाँ पे इज एम आर हैव ये लगने हैं वहाँ, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, जिस तरह पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहाँ पे मेन वर्ब देखा जाता है जी। तो ये हमारा जो वर्ब है ना, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। सब्जेक्ट के मुताबिक कैसे आना चाहिए जी, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। मतलब जो हमारा वर्ब है उसको सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन से एग्री करना चाहिए। नंबर पर्सन, मतलब इसमें नंबर पर्सन से मुराद यही है कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब भी वाहिद आना चाहिए, मतलब सिंगुलर आना चाहिए। और अगर हमारा सब्जेक्ट वो जमा का है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी जमा का आना चाहिए। और पर्सन से मुराद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन के साथ आपने देखा होगा सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आता है, जिस तरह आप हैज हैव देख रहे हैं। ठीक है। इसी तरह इज का यूज देख लें।
तो ये सारा जो है वो कहता है कि आपने अपना सब्जेक्ट देखते हुए आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें शायद जिन लोगों ने पहली हमारी डेमो क्लास अटेंड की हो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें एक हमने बात की थी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी की। सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले हम चीज देखेंगे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी किसी को याद है जी कि ये क्या है? फिर मैं इसका रूल आपको लिखवा देता हूँ, रूल है इसका एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का। आरिफ भाई आपने अटेंड की थी अगर क्लास तो आपको याद होगा एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। उसामा, बशीर भाई आपको आइडिया है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी? वासे, अच्छा अच्छा, वैसे आपको मैंने कहा शायद आइडिया हो, आरिफ भाई नहीं है। अच्छा ये ना इसमें मैं आपको कोई सेंटेंसेस भी बता दूंगा जो पास पेपर्स में, CSS के पास पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अंदर बेटे ये होता है कि मोस्टली जो है हम वर्ब, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक फिक्रा है, मैं पहले फिक्रा लिखता हूँ फिर आपको जो है वो उस फिक्रे की मदद से मैं समझाऊंगा। द क्वालिटी ऑफ आवर बुक्स एंड ऑथर्स डिक्रीजिंग with the passage of time। ठीक है जी। द क्वालिटी ऑफ आवर बुक्स एंड ऑथर्स, खाली जगह, डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हमने लगाना है यहाँ पे अपना वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह लें। ठीक है जी। अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये है कि हमने जो अपना वर्ब लगाना होता है या हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, हम अपने प्रॉपर जो हमारा मेन वर्ब है, प्रॉपर या मेन, सॉरी, सब्जेक्ट, हम उसके मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर या मेन सब्जेक्ट देखना है, उसके मुताबिक हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन लगाना है। अब हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या करते हैं कि हम अपना मेन सब्जेक्ट या प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, बल्कि जो नियरेस्ट नाउन होते हैं हम उनको अपना सब्जेक्ट समझकर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब देखें ना, ये हेल्पिंग वर्ब जहां हमने इस्तेमाल करना है उसके नियरेस्ट ऑथर्स है। ऑथर्स क्या है? जमा है। इसी तरह बुक्स है, बुक्स भी जमा है। अब ये दोनों मिला के फिर ये दोनों भी जमा हो गए, तो अगर हम इनको देखते हुए आर लगा दें तो हमारा सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, बात किस चीज की हो रही है? क्वालिटी की बात हो रही है। हमारा एक्चुअल जो है वो सब्जेक्ट है, वो क्वालिटी है, द क्वालिटी। ठीक है, और ये क्या है? ये है सिंगुलर। तो हमने अपना हेल्पिंग वर्ब क्वालिटी के मुताबिक लगाना है। क्वालिटी हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे इज इस्तेमाल होगा। द क्वालिटी ऑफ आवर बुक्स एंड ऑथर्स इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। आर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। तो ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी की समझ आ गई है। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हम क्या करते हैं जी,
कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट या नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। हमने करना क्या है, हमने प्रॉपर अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट सब्जेक्ट देखना है जिसकी बात हो रही है, उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है। क्लियर है जी? इसी तरह आप और भी इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जी द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब बात इंट्रोडक्शन की हो रही है ना कि स्टूडेंट्स की, तो आपने इंट्रोडक्शन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, स्टूडेंट्स के मुताबिक नहीं लगाना है। क्लियर है जी? आगे चलें। वैसे आपका मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हमने देखा है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये होता है कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हम जो गलती करते हैं, बेसिकली ये हमारी गलती के बारे में है कि हम सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब अपने प्रॉपर या एक्यूरेट सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगाते हैं, बल्कि हमारा जो नियरेस्ट नाउन होता है ना उसके मुताबिक लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। हमने अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अपने एक्यूरेट या मेन सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। जिस तरह इस फिक्रे में द क्वालिटी ऑफ आवर बुक्स एंड ऑथर इज डिक्रीजिंग, तो इसमें हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्वालिटी है, जो कि सिंगुलर है, तो हमने इसलिए यहाँ पे इज लगाया है। अगर हम बुक्स और आथर्स को देखें तो फिर आर आना चाहिए, जो कि गलत होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, दो सिंगुलर नाउन्स, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस टू और मोर देन, दो या दो से मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस joined by and। ठीक है जी, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन, इनको हम एंड के साथ जोड़ते हैं जी, ठीक है, तो दे विल बी फॉलोड बाय, दे विल बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक हो गया जी? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अकरम एंड असलम आर वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है जी, अब अकरम और असलम ये दो बंदे हैं, अकरम भी सिंगुलर है, असलम भी सिंगुलर है, अकरम भी सिंगुलर है, लेकिन ये दो सिंगुलर नाउन्स आपस में जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो दो जब ये हुए हैं तो जमा हो गए हैं, तो जमा के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब अपना जमा का लगा दिया है। ठीक हो गया जी? अगर ये सिंगुलर एक की बात होती तो हम इज लगाते जी। लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम बात है, जो हमने बात नोट करनी है, वो ये है, आप इधर जो है इंपॉर्टेंट नोट जो है ना, कि जब दो चीजें, ठीक है जी, दो नाउन्स सजेस्ट सिंगल आइडिया, ठीक है जी, तो फिर हमने जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करना है। मतलब दो नाउन्स या दो अल्फाज एक ही आइडिया को या एक ही बंदे को सजेस्ट कर रहे हो, या उनसे मुराद
एक ही चीज या एक ही बंदा या एक ही आइडिया हो तो फिर हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसकी मिसालें जो है मुख्तलिफ हैं, जिस तरह ब्रेड एंड बटर। ठीक है, इससे मुराद एक ही है जी, ये अलग अलग शुमार नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिंगल आइडिया है जी, इनसे मुराद है रोटी जी। ठीक है, अब इसी तरह जो है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये बड़ा मशहूर फिक्रा है जी। टाइम एंड टाइड, ये इससे मुराद भी एक है, एक ही आइडिया है। इससे मुराद है वक्त, के वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। अब जब एक है तो इसके साथ हम वेट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इसके साथ वेट जो है गलत हो जाएगा, इसके साथ लगाएंगे वेट्स, वेट्स फॉर नन। इसी तरह कुछ और हैं जी, आप वो नोट कर लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसमें जो है ऑनर एंड ग्लोरी, बाकी आप नेट से देख लेंगे। हम रैनन मार्टन और मर्फी फॉलो करते हैं, रैनन मार्टन में ये एग्जांपल्स हैं: ऑनर एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर से मुराद एक ही बंदा है। अच्छा जी, राइटर एंड पोएट, नॉवलिस्ट एंड पोएट। ठीक है जी, अब ये सारे जो है ना एक ही आइडिया को सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमने इन सब के बाद क्या करना है जी, हमने सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी, सिंगुलर हमने इनके बाद इस्तेमाल करना है, ये आपने लफ्ज याद रखने हैं क्योंकि करेक्शन में जो है आ जाता है। इसके अलावा जो है और भी नेट पे अवेलेबल होंगे, जिस तरह हॉर्स है, हॉर्स एंड कैरेज है। ठीक है, और भी मुख्तलिफ आपको लफ्ज मिल सकते हैं। ये वो अल्फाज हैं बेटे जिनसे जो है एक ही आइडिया सजेस्ट हो रहा है, या जिस तरह नावलिस्ट एंड पोएट से मुराद एक ही बंदा है, तो जब एक ही बंदा या एक ही आइडिया या एक ही चीज मुराद हो तो फिर वो सिंगुलर बन जाती है, और उसके बाद फिर हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। ठीक है जी, अब 2-4 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं जी, 5 मिनट की बल्कि। फिर उन 5 मिनट के बाद जो है आगे हम 3 से 4 जो है वो पॉइंट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो क्लास ख़त्म कर देंगे, बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बचेगा वो हम कल देखेंगे। तो अभी 5 मिनट की ब्रेक है जी, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स और या नॉर, दो वर्ड्स हैं जी, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स और या नॉर के साथ कनेक्टेड हों, ठीक है जी, व्हेन और नॉर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, ठीक है जी, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या हमारा वर्ब, ठीक है जी, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करना है वो हमने नॉर या और के बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा ना, या नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा, हमने उसके मुताबिक इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब दो सब्जेक्ट्स नॉर या और के साथ कनेक्ट किए जाएं, या जब नॉर और दो सब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद हो, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या हमारा वर्ब नॉर के या और के बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होगा उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे, नीदर डॉक्टर नॉर पेशेंट्स was aware of the डिजीज। तो ये जी फिक्रा गलत है। अब फिक्रा गलत क्यों है? एक हमारा सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर, एक हो गया पेशेंट, ठीक है जी, ये दोनों जुड़े हुए हैं नॉर के साथ। अब हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो हमने इसके मुताबिक नहीं लगाया है जो इसके करीब तरीन है, हमने वाज लगा दिया है इसके मुताबिक, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने अपना हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, या नॉर या और के बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होगा उसके मुताबिक हमने अपना हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, पेशेंट्स वर अवेयर, तो वर्ब वाला फिक्रा जो है ठीक होगा। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन, या वो या मैं गलती पर हूं। अब जी आइदर ही, एक हो गया ही, एक हो गया आई, दोनों कनेक्टेड हैं और के साथ। तो हमने क्या करना है, और के बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्या ये बाद वाले के मुताबिक लगा हुआ है? तो यकीनन ये बाद वाले के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये तो ही के मुताबिक है। तो ये फिक्रा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक इस तरह होगा, आइदर, इसको इधर भी पढ़ते हैं, नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं, इधर ही और आई, आई के बाद आपको पता है एम लगता है, आई एम मिस्टेकन। तो ये हमारा फिक्रा ठीक होगा जी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी आतिफ, माशाल्लाह, गुड। तो इस पॉइंट की समझ आ गई है जी, ये याद रहेगा आपको? क्लियर है तो जी बता दे, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये ना पॉइंट्स आप लिख लिया करें, फिर ना ये याद रहते हैं जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी कि कुछ हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जब ये इस्तेमाल हों तो इनके बाद हमने सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। वो लफ्ज कौन कौन से हैं जी? आप बेशक इनको उर्दू में भी लिख लिया करें कि अगर आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी आ इस्तेमाल हों तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि इफ आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन,
these words are used as subject, then they must be followed by a singular subject. तो आप लिखें जी कि जी either, neither, everyone, each, उसके बाद जी many, a, everyone, ये इकट्ठा लिखा जाता है जी every, इनके बाद आपने जो है वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी, या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि मैनी persons think that we must learn grammar। ठीक है जी। अब मैनी अब इससे मुराद ये है, जब आ गया है तो उसके बाद आपने सिंगुलर लगाना है। तो ये फिक्रा गलत हो गया जी, क्योंकि इसके बाद पर्सन्स लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि मैनी अ पर्सन आएगा, ठीक है, और ये थिंक्स आएगा, फिर थिंक नहीं आएगा क्योंकि हमने सिंगुलर लगाना है। और चूंकि ये थर्ड पर्सन है ना जी, तो थर्ड पर्सन के बाद हमने एस या एस का इजाफा करना है, तो ये थिंक्स आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं एक और फिक्रा जी। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स लव टू रीड। एवरी वन आ गया है जी। तो इसके बाद ये तो स्टूडेंट्स ही आएगा। जब आप कहते हैं जी ना कि वन ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये गलत होता है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो बहुत सौ में से एक होता है, ठीक है ना। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये ठीक है, ये फ्रेज आपकी ठीक है। आपने देखना है एवरी वन के बाद आपका वर्ब ठीक है, क्या लव आएगा एवरी वन के बाद? तो लव नहीं आएगा जी, एवरी वन के बाद आएगा लव्स। ठीक है। इसी तरह एक फिक्रा है जी। एवरी वन ऑफ द prisoners are, every one of the, ये prisoners नहीं जी, prisons कर दें, are full। तो अब एवरी वन आ गया है तो आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। तो इस तरह ये फिक्रा हमारा फिर ठीक हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये अल्फाज आइदर, नाइदर, ईच, मैनी, एवरी वन, एवरी, दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। इनके बाद हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब आता है जी। काफी है जी यहाँ तक। मेरा गला भी खराब है, तो खराब गले के साथ जो है इतना पढ़ा दिया है। बाकी इंशाल्लाह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई जो है 6-7 जो है वो पॉइंट्स रहते हैं, कल वो देख लेंगे तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो पास पेपर्स में से फिर आए हुए हैं सीएसएस की करेक्शन, वो देख लेंगे। वो आपको वो मैं फिक्रे दे दूंगा, आपने उनकी
करेक्शन करनी है। तो आपका जो प्रेपोजिशन का आज टेस्ट होना था ना, वो इंशाल्लाह कल टेस्ट होगा, ठीक है जी। तो कल आपने वो पहले 3 पेजेस जो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, वो आपने रिवाइज करने हैं इंशाल्लाह। दिन को मैं आपको तकरीबन 12-1 बजे तक आपको टेस्ट भेज दूंगा। आपने वो टेस्ट करके जो है फिर इंडिविजुअली मुझे शेयर कर देना है। यार ये उसामा, अब काउंट कर लें कि कितने पॉइंट करवाए हैं। एक मैंने आपको कराया एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वाला पहला। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इसकी मेन हेडिंग है। फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन पे आ जाएंगे, फिर वर्ब पे आ जाएंगे। तो हाँ, बस ये चार हुए। ये वर्ब सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 पॉइंट हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तकरीबन हैं कोई 11 पॉइंट्स हैं, या 12 पॉइंट्स हैं, या 13 पॉइंट्स हैं, इसी तरह ही हैं। ठीक है ना, 12-13 पॉइंट्स हैं इसके। फिर आगे नाउन प्रोनाउन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जितने हैं वो हैं। इनके अलावा कुछ वैसे जो है वो कुछ रूल्स वगैरह हैं, वो कोई 30-35 रूल्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा जब इंडिविजुअली सारी चीजें करेंगे। टेंसेस जब खत्म होंगे फिर हम पंक्चुएशन पे आ जाएंगे। पंक्चुएशन करने के बाद जो है वो प्रेपोजिशन पे भी एक लेक्चर तो मैं इस वो दे दूंगा इंशाल्लाह इस वीक। क्योंकि मुमताज़ का टेस्ट है FIA का, तो उसमें वो बता रहे थे कि प्रेपोजिशंस का हवाले से ना हमें एक लेक्चर दे दें। प्रेपोजिशंस दी भी हैं, वो तैयार करें मुमताज़। और बाकी इंशाल्लाह मैं लेक्चर देता हूँ आपको एक, परसों इंशाल्लाह प्रेपोजिशन पे लेक्चर हो जाएगा एक। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। अल्लाह पाक खैर करे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।